एट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी। कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें। आधारभूत सिद्धांत का अर्थ है कि कार्बनिक जो कंपाउंड है वो कीटो और इनोल और जो जो जिस जिस तरह के संबंध, चतुसंयोजकता और आकृति किस किस प्रकार बनाता है, अर्थात जैसे जैसे किसी भी कीटो ग्रुप से एस्टर ग्रुप में फॉर्मेशन होना या फिर किसी नाइट्रोजनस एमोनियम में फॉर्म होना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन की जो थोड़ा सा एक बॉन्ड के फॉर्मेशन होने से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और अर्थात उनके प्रॉपर्टी और कह सकते हैं कि उनकी जो क्षमता है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। हम इस चैप्टर में उनका प्रिंसिपल्स और उनकी टेक्नोलॉजी और उनके नामकरण, आईयूपीएसी, कार्बनिक पदार्थों की क्रियाविधि और शुद्धिकरण, इलेक्ट्रॉन विस्थापन किस किस तरह से होते हैं, किस किस तरह से आबंध बनाते हैं, एलिमिनेशन, SN1, SN2, E1, E2 सभी इसी में पढ़ेंगे। पिछले एकक में हमने सीखा कि कार्बन के अद्वितीय गुण और जिसे श्रृंखलन कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं, इस कारण अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ ये सहसंयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार यौगिकों के अध्ययन के शास्त्र को अलग शाखा में के अंतर्गत किया जाता है। कार्बनिक रसायन कहते हैं। आधारभूत सिद्धांतिक विश्लेषण तकनीकों को विचरण के गुणों को समझने के लिए आवश्यक है। सामान्य प्रस्तावना। पृथ्वी पर जीवन के बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य है। इसके अंतर्गत जटिल अणु, आनुवंशिक सूचना वाले डीऑक्सी राइबोस, न्यूक्लिक एसिड, DNA, प्रोटीन और जो हमारे रक्त में मांसपेशियों संरचना, जिस तरह हमारे शरीर में पानी की जरूरत है उसी तरह कार्बन की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो DNA का फॉर्मेशन होता है वो भी कार्बनिक कंपाउंड से होता है। प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और कई जो हर कंपाउंड में कार्बन का जुड़ा होना उसकी उपलब्धता को दर्शाता है। कपड़ों, ईंधन, बहुलक, रंजकों, दवाओं, पदार्थों, इन यौगिकों में अनुप्रयोगों में इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कार्बनिक रसायन के 2200 वर्ष पुराना है। विज्ञान लगभग 200 वर्ष पुराना है। 1780 के आसपास रसायनों के पात्र तथा जंतुओं के प्रायोगिक प्राप्त कार्बनिक यौगिक एवं खनिज स्रोतों के विभेदन करना आरंभ कर दिया था। स्वीडिश वैज्ञानिक बिर्जिलियस ने प्रतिपादन किया कि जैव शक्ति, वाइटल फोर्स, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अर्थात 1828 में F. वॉलर ने कार्बनिक यौगिक के यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया है। यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई। अमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन अगर गर्म करने पर, यह है यूरिया। कार्बन और किस चतुर्संयोजकता कार्बनिक यौगिक की आकृति। कार्बन जो होता है, पी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये संकरण करके 4 वैलेंसी शो करेगा। अर्थात S से जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो संकलित होगा, अर्थात निकलकर P ब्लॉक के एक ब्लॉक में आ जाएगा। इस वजह से P में 3 वैलेंसी और S में 1 वैलेंसी शो करेगा, जो कि हाइब्रिडाइजेशन अथवा संकरण के द्वारा sp, sp2, sp3 तीनों तरह की संरचनाओं का फॉर्मेशन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। और मेथीन और मेथाइन, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों का फॉर्मेशन करेगा। पहले तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फिर पी उपकोष में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। sp में 50% S और 50% P का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जो कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो कि कार्बन को या कार्बन नाइट्रोजन को बहुत ही नज़दीकी कंपाउंड, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होगा, स्थित ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होगी, इसमें ये स्थिर अवस्था में रहेगा। पाइबंधों के कुछ अभिलक्षण। पाइबंधों के अबंध के निर्धारण में 2 निकटवर्ती परमाणुओं के पी कक्षों के समानांतर विन्यास समयोचित पार्श्व अतिव्यापन के लिए आवश्यक है। CH2 अणु के सभी परमाणु एक ही तल में होने चाहिए। इस अणु के प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित पी कक्षक समानांतर तथा अणु के तल के लंबवत होते हैं।
अणु के तल के लंबवत होते हैं जो कि पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। CH2 के दूसरे के सापेक्ष घूमने पर p कक्षों के अधिकतम अतिव्यापन में बाधा उत्पन्न होती है। फलतः कार्बन कार्बन द्विबंध के चारों ओर घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। पाई आबंध का इलेक्ट्रॉन आवेश आबंधित परमाणुओं के तल के ऊपर एवं नीचे स्थित होता है सामान्यतः, अर्थात जेड फॉर्मेशन, जो कि जेड अक्ष में XY जेड फॉर्म में आसानी से समझा जा सकता है। पाई आबंध बहुआबंधित यौगिकों के सक्रिय केंद्र के उपलब्ध कराते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का विचरण काफ़ी ज़्यादा होगा, इस वजह से अभिक्रियाशील रहेंगे। आक्रामक अभिकर्मक के लिए इलेक्ट्रॉन का आसानी से उपलब्ध कराता है, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण पूर्ण संगठित और आबंध रेख संरचना सूत्र। कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने कई विधियां हैं। इनमें से लुईस संरचना, बिंदु संरचना, लघु आबंध संरचना, डैश स्ट्रक्चर, संगठित संरचना, आबंध रेखा संरचना। लघु रेखा संरचना में द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजित आबंध को दर्शाकर लुईस संरचना सरल रेखा की जा सकती है। आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन पर ऐसे संरचनात्मक सूत्र केंद्रित होते हैं। ठीक है। एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध को क्रमशः एक लघु रेखा, द्विलघु रेखा और त्रिलघु रेखा, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन द्वारा दर्शाया जाता है। ये लघु रेखा संरचना कहलाती है। विषम परमाणुओं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के दो बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अतः एथेन C2H6, एथेन C2H4, एथाइन C2H2 तथा मेथनॉल CH3OH संरचना में सूत्रों को निम्नलिखित प्रणाली द्वारा निरूपित किया जाता है। ऐसे संरचनात्मक निरूपण पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कहलाते हैं, जैसे एथेन, एथीन, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एथाइन, ट्रिपल बॉन्ड, मिथाइल एल्कोहल और एथेनॉल। इन संरचना सूत्रों में कुछ सारे सहसंयोजक आबंधों को हटाकर एक परमाणु से जुड़े समान समूहों को कोष्ठक में लिखकर उनकी पादांक में प्रदर्शित कर संक्षिप्त किया जाता है। इन संक्षिप्त सूत्रों में संगठित संरचनाओं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अतः एथेन, एथीन, एथाइन, मेथनॉल को इस प्रकार लिखा जा सकता है एथेन, एथीन, एथाइन और मेथनॉल। ये संगठित रूप इतने बड़े में लिखने से अच्छा है CH2 को होल पावर 6 और CH3 डबल सिरे पर प्रदर्शित। और आबंध रेखा सूत्र जो होता है कुछ CH3 और बीच वाले CH2 और ये वाला हिस्सा यहाँ पर वैलेंसी कार्बन हाइड्रोजन की एक होगी और ये वाला हिस्सा सिरा CH3 कहलाएगा। इसको लाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर यहाँ इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की बजाय Br जुड़ा है तो इस तरह से शो करेंगे, इस तरह से ये लाइन का। और ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये अपेक्षाकृत देखा जाता है कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड है वो एलिफेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्थिर होता है। जो खुला ओपन चेन फॉर्मेशन होता है ये साइक्लिक कंपाउंड कहीं ज़्यादा स्थिर होता है। स्थिर ऊर्जा ज़्यादा होती है, काइनेटिक ऊर्जा कम होती है। रिएक्शन थोड़ा सा हल्का कम, अपेक्षाकृत कम प्रदर्शित करता है। 5 कार्बन की रिंग को पेंटेन बोलेंगे, 6 रिंग को हेक्सेन बोलेंगे और 6 कार्बन की रिंग तक ही स्थिर होती है। 7 कार्बन रिंग फिर से अनस्टेबल, 8वें कार्बन और ज़्यादा अनस्टेबल, 9 कार्बन और ज़्यादा अनस्टेबल, वो टूटकर 6 कार्बन में ही कन्वर्ट होगी। इनकी स्थिति ऊर्जा ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि 6 कार्बन की रिंग कहलाएगी। कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम सूत्र। किसी भी कार्बन परमाणु को जब ये डॉटेड लाइन से शो करते हैं, अर्थात किसी को अगर इस कार्बन को हम हमारे नज़दीक से फ्रंट से देख रहे हैं तो ये वाला हिस्सा बाहर की ओर दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा अंदर की ओर दिखाई देगा, अर्थात त्रिविम दिशा में दिखाई देगा और ये कागज़ के तल में एक सरफेस में होंगे। इस तरह से हम इसे आँखों द्वारा जब देखा जाता है तब इसको इस तरह से शो करेंगे। और कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण कार्बनिक यौगिक अचक्रीय और चक्रीय 2 प्रकार के होते हैं, जो कि चक्रीय एरोमेटिक जिसमें पाई बंधों का साइक्लिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन संचरण होता है, जैसे कि बेंजीन रिंग।
ये अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं, जो कि पी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का संचरण काफ़ी दृढ़ता से होता है, जो कि इसको स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने में मदद करती है। कार्बन ऊपर का फॉर्मेशन ऊपर भी विचरण करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऊपर भी होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व अंदर भी होगा, अर्थात नीचे भी होगा रिंग के। इसे इन्हें बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। और एलिसाइक्लिक जिन्हें समचक्रीय कार्बन विषम चक्रीय, जैसे कि समचक्रीय में तो दो की तो रिंग ही नहीं बनेगी, विषम चक्रीय में 3 और समचक्रीय में 4 कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन। जैसे ये 3 कार्बन की रिंग और ये 4 कार्बन की रिंग, ये सम ये विषम। इंटरनली जब कार्बन को देखा जाता है तब तो उसको ये इस तरह की रिपल्शन की वजह से चतुष्फलकीय कोण का फॉर्म करेगा, अर्थात फॉर्मेशन करेगा। ये जो ये हाइड्रोजन ये तल में है, ये वाला तो अंदर है अर्थात जेड में, तो इसको डॉटेड से बताएंगे, और ये वाला अगर बाहर है तो इसको गरी लाइन से बताएंगे। इसको भर देते हैं, तो ये अगर बाहर है और ये वाला एक ही तल में, ऐसा ही होता है। ये चतुष्फलकीय, ये सब दर्शाने के लिए कार्बन अंदर है, कोई भी कंपाउंड जो जुड़ा हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये अंदर है कि बाहर है, अर्थात कागज के सरफेस के अंदर है कि बाहर है, उसको दर्शाने के लिए। परंतु इनको जब कोई भी धनावेश के जो न्यूक्लियस के जो कोश है, एस उपकोष पी उपकोष, यहाँ आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो विचरण है, और जब किसी बाहरी दूसरे किसी अणु से जब बॉन्ड बनाता है तो कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन करता है। दोनों के इलेक्ट्रॉन अवस्थित होते हैं जो कि विचरण करते रहते हैं, पी में या एस में इनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता रहता है। ये हाफ एंड हाफ उल्टा एक दूसरे के विपरीत स्पिन करते रहते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस जो परमाणु होगा, अणु तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, परंतु जो परमाणु है वो एक ही कार्बन से इस तरह से अंदर की तरफ कोश उपकोष संयोजित होंगे। समझ में आ रहा है? ये अणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये तल के बाहर है, ये अंदर, ये बाहर की तरफ है। ये कुछ इस प्रकार से अंदर तक घुसे रहते हैं, क्योंकि ये कोश में इलेक्ट्रॉन युग्मन जो होगा वो स्पिन करते रहेंगे। यहाँ पर देखिए अचक्रीय एलिफेटिक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड होंगे। ये एल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है COOH, और ये सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड है। ये साइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, यहाँ कार्बन की जगह ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फ्यूरेन रिंग। एरोमेटिक, इसमें साइक्लिक रिंग होती है, अर्थात पाई बॉन्डों में इलेक्ट्रॉनों का विचरण होता रहता है। ये काफ़ी स्थिर अवस्था में होती है। एनिलीन, नेफ्थलीन और ओबेंजीन, ये इस तरह से फ्यूरेन, थायोफिन, पिरिडीन, यहाँ के जो इनके जो लोन पेयर है वो रिंग में विचरण करेंगे, इस वजह से इनकी स्थिर अवस्था ज़्यादा होगी। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इनके इलेक्ट्रॉन रिंग में विचरण करते रहते हैं इनके पी उपकोष में, इस वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। क्रियात्मक समूह के प्रकार, इनमें OH ग्रुप, CHO, COOH, एस्टर, एनिलीन, ये क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। किसी भी श्रृंखला में परमाणु के समूह के कार्बनिक यौगिक विलक्षण के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वो रासायनिक गुण, ये एसिड है, बेस है, वो किस तरह से काम करेगा, वो आयनिक फॉर्मेशन कैसे करेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे शामिल होंगे, इन सब के लिए यही कंपाउंड उत्तरदायी होते हैं। सजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों के समूह तथा श्रेणियों में विशिष्ट क्रियात्मक समूह सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इसके सदस्यों को सजात कहते हैं। सजातीय श्रेणियों के एक सूत्र इस प्रकार: CH3 इकाई का अंतर तथा कार्बनिक सजातीय श्रेणी। इनमें से कुछ एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केहाइड, एल्केनॉल, एल्केनेल, एल्केनोन, एल्केनोइक और एमीन। ये NH2 कंपाउंड है, ये COOH कंपाउंड है, एल्केनोन और एनिलान। OH एस्टर कंपाउंड है,
इसी तरह संभव किसी भी कार्बनिक यौगिक, ठीक है, बहु प्रक्रिया कार्बनिक यौगिक का जो नाम पद्धति है, नाम पद्धतियों में आईयूपीएसी नाम पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि निम्न प्रकार से बताया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो सबसे लंबी रिंग चेन अनुपस्थित, जो उसमें नामकरण करना पड़ेगा। जैसे कि OH इस तरफ है तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर क्रियात्मक समूह, 3 पर क्रियात्मक समूह, 4 ये शाखा जो होती है सबसे, अगर यहाँ CH3 की जगह CH3 इथाइल होता, जैसे कि एक और CH3 जुड़ा हुआ, CH2 और CH3 एक और जुड़ा होता, तो लंबी चेन इसको मानते, अर्थात 6 इसमें 6 और 7 कार्बन है, अर्थात सबसे लंबी चेन 7 कार्बन वाली। अर्थात कह सकते हैं कि सबसे लंबी, पहले तो सबसे लंबी चेन चुनना है, किस साइड से चुनना है, जिधर फंक्शनल ग्रुप हो। अर्थात इसका जब नाम लिखेंगे तब नाम से वापस इस स्ट्रक्चर बनाया जा सके, कुछ इस प्रकार से इनको व्यवस्थित क्रम से में जोड़ेंगे। एल्कोहलिक कंपाउंड, Br कंपाउंड, इनमें एल्कोहल और Br ये अल्फ़ाबेटिकली व्यवस्था में डालेंगे, अर्थात नामकरण में व्यवस्थित तरीके से अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न में से डालेंगे। चलो आईयूपीएसी हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। कुछ इस प्रकार से इनको संबोधित किया जाता है, जैसे कि CH4 को मेथेन, N ब्यूटेन, अर्थात एक श्रृंखला में को N के नाम से जाना जाता है, जिसमें मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कुछ इस प्रकार से 10 कार्बन परमाणु तक उसके आगे भी संबोधित करते हैं, परंतु कुछ इस प्रकार से अगर सीधी श्रृंखला में है तो उसे N के नाम से जानेंगे। और कार्बन 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 कार्बन, यह कार्बन तो उसे आइसो कंपाउंड के रूप में जानेंगे 3 डिग्री पर। आइसो ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4 4 5 कार्बन, अर्थात 4 कार्बन है तो यहाँ हाइड्रोजन होगा या यहाँ हाइड्रोजन होगा। ब्यूटेन में 4 कार्बन, और नियोपेंटेन मतलब 5 कार्बन। और N प्रोपाइल एल्कोहल, एक कार्बन परमाणु पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए सीधी श्रृंखला में है, इस वजह से N होगा। फॉर्मल्डिहाइड में एसिडिक कंपाउंड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म, एक कार्बन है तो उसे फॉर्म बोलेंगे, और 2 कार्बन है तो एसिटिक बोलेंगे। एसिटेट या एसिटाइट या फिर एसिटिक एसिड जो होगा वो 2 कार्बन के लिए होगा, जैसे कि CH3COOH, फॉर्म एसिटिक एसिड है ये। और एसीटोन ये कीटोन ग्रुप है, अर्थात ऑक्सो कंपाउंड जिसे कहते हैं। और CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, CH3COOH एसिटिक एसिड, हाँ वही बात होगी। और C6H6 बेंजीन एरोमेटिक रिंग, और C6H5 और CH3 एनिसोल ये ईथर कंपाउंड है, और ये एमाइड कंपाउंड है इसलिए एनिलीन। ये कीटो कंपाउंड है एसिटोफिनोन, और CH3C ये ईथर कंपाउंड है एथिल मेथिल ईथर। एथिल मतलब एथेन, 2 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ, इस वजह से अल्फाबेटिकल पैटर्न में पहले एथिल को लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा की दूसरी टाइप वाला मेथिल, और बीच में ईथर कंपाउंड। कार्बन एक कार्बन है तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6 कार्बन तक। 7वें कार्बन हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, आइकोसेन, ट्राइकोन्टेन। ये 20 कार्बन और 30 कार्बन पर इन्हें प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं या संबोधित करते हैं। शाखित श्रृंखला एक पैटर्न चलता रहता है, उसके बीच बीच में शाखाएं जुड़ी होती है, उन्हें शाखित एल्किल कंपाउंड कहते हैं। और कुछ एल्किल समूह कुछ इस प्रकार से, जिसे इनको एल्किल समूह कहेंगे। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, डेकिल, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन। अर्थात CH4 से जब CH3 प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं, मेथिल समूह कहा जाता है।
आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री पर आइसोप्रोपाइल और 3 डिग्री पर आइसोब्यूटाइल, मेथ एथ प्रो ब्यूट। सेकेंडरी ब्यूटाइल में 2 डिग्री ब्यूटिल और टर्सरी ब्यूटाइल में 3 डिग्री कार्बन कंपाउंड पर मेथ एथ प्रो ब्यूट टर्सरी ब्यूटाइल। और नियोपेंटीन 4 डिग्री को कहेंगे। शागित श्रृंखला में एकलों का नामकरण कैसे? सर्वप्रथम अणु के दीर्घतम कार्बन पर श्रृंखला का चयन किया जाता है। अग्रलिखित उदाहरण में अग्रलिखित फर्स्ट में दीर्घतम श्रृंखला में 9 कार्बन की श्रृंखला का जनक चयन। श्रृंखला सेकंड में प्रदर्शित जनक श्रृंखला का चयन सही नहीं है क्योंकि केवल 8 कार्बन है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। अगर इस कार्बन श्रृंखला में इसको जोड़ेंगे तब ये 8 कार्बन परमाणु होंगे जो कि 9 से कम है। इस वजह से ये ज़्यादा सही और इसको प्राथमिकता भी ज़्यादा देंगे। कारण शाकित होने वाले कार्बन परमाणु के स्थान का पता लगाया जा सके। अर्थात क्रमांक उस छोर से आरंभ करते हैं जिससे शाकित कार्बन श्रृंखला को लघुत्तम अंक मिले, अर्थात 2 पर ही मिल जाए, न कि 4 और 8 पर। उपयुक्त उदाहरण के क्रमांकन बाईं से दाईं ओर होना चाहिए। अर्थात जितने नज़दीक में अणु को प्राथमिकता दी जाए वो ज़्यादा बेहतर है अपेक्षाकृत लेट। इसमें 4 और 8 में दी गई है और 2 और 6 में दिया गया है। इस वजह से ये वाला ज़्यादा सही है। 2 और 6 शाकन, न कि दाईं से बाईं ओर 4 और 8 में। ठीक है। इसी तरह श्रृंखला 1 2 3 4 5 2 और 4 पर डाइमिथाइल कंपाउंड जुड़े हुए हैं और पेंटेन 5 कार्बन पेंटेन। इसी तरह 2 और 2 पर 2 एंड 4 पर ट्राइमिथाइल जुड़े हुए हैं और कार्बन श्रृंखला में पेंटेन। और यहाँ पर 1 2 3 किस तरह से जोड़ेंगे? यहाँ पर 3 पर मिथाइल कंपाउंड है और यहाँ 3 पर इथाइल कंपाउंड है। इस वजह से इसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। 3 इथाइल 4 मिथाइल 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, इसलिए हेप्टेन। इसी तरह 1 और 3 पर डाइमिथाइल ब्यूटिल 4 कार्बन ब्यूटिल कंपाउंड। और अगर रिंग के अंदर सबसे पहले तो सबसे लंबी चेन को चुनेंगे। इसके अंदर जो 5 पर एक और रिंग जो जुड़ा हुआ है 5 डैश लिख के अंदर ब्लॉक के अंदर शामिल करेंगे, तब इसमें भी नंबरिंग करेंगे। सबसे लंबी चेन 1 2 3 4, 2 पर इथाइल कंपाउंड, 2 पर इथाइल ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, और 3 पर डाइमिथाइल 3 डाइमिथाइल डेकन 10 कार्बन, इसलिए डेकेन डाइमिथाइल डेकेन। इसमें भी सबसे लंबे कार्बन चेन पहले चुनेंगे। इसमें जो 5 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है और 4 पर आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ है और सबसे लंबी कार्बन चेन डेकेन कहलाएगी। और इसमें सबसे लंबी कार्बन चेन पहले चुनेंगे, फिर 5 पर डैश लगा के इसमें भी सबसे लंबी कार्बन चेन 2 डाइमिथाइल, इसके 3 कार्बन पर प्रोपिल कोष्टक बंद 9 कार्बन नोनेन। अब है चक्रीय यौगिक में साइक्लोपेंटेन। इसमें पहले प्राथमिकता साइक्लो में पूर्वलग्न में साइक्लो लगाएंगे और इनकी जो नंबरिंग है वो अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला के ऑर्डर के अनुसार होगी। जैसे मिथाइल पर 1 2 3, तब 1 मिथाइल 3 प्रोपिल हेक्सेन, यहाँ पर साइक्लो आना चाहिए, साइक्लोपेंटेन, और यहाँ भी साइक्लोहेक्सेन है। मिथाइल ग्रुप 3 एथिल, 3 पर इथाइल कंपाउंड है और 1 1 पर डाइमिथाइल कंपाउंड है, 1 1 पर डाइमिथाइल कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन। अब एक क्रियात्मक समूह में नंबरिंग का जो सिस्टम है फंक्शनल ग्रुप का, वो उस साइड से
प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि 1 2 3 अगर इसके नज़दीक 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके नज़दीक जुड़े हुए हैं तब नंबरिंग इस साइड से होगी, ना कि उल्टे क्रम में। अगर एन पेंटोन में यहाँ पर ओ एच जुड़ा हुआ है, इधर से अगर नज़दीक पड़ा तो इधर से नंबरिंग होगी, इधर से नज़दीक पड़ा तो इधर से नंबरिंग होगी। और फंक्शनल ग्रुप में किस तरह से नामकरण, ये उदाहरण देखेंगे जब पता चल जाएगा। पूर्व लग्न मतलब जो पहले लगाते हैं, अनुलग्न जो बाद में लगाते हैं। एल्केन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, एल्किन में इन आइन, हेलाइड में इल हेलाइड, अगर पीछे की तरफ ऑल, इसमें पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी, हेलाइड में हेलो, एल्डिहाइड में CHO जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है इसमें फॉर्मिल या ऑक्सो, ऑक्सो कीटोन ग्रुप में भी लगाते हैं। और एल्डिहाइड में एल लगाते हैं पीछे, और कीटोन में ओन लगाते हैं। नाइट्राइल में नाइट्राइल लगाते हैं, और शुरुआत में साइनो लगाते हैं, साइनो कंपाउंड जो कि जुड़ा हुआ है साइनो, साइनाइड की तरफ। ईथर, एल्कोक्सी, इसका अनुलग्न नहीं होता है। और कार्बोक्सी अम्ल का कार्बोक्सी, ओइक अम्ल, ओइक एसिड जैसे ब्यूटेनोइक, मेथेनोइक, इस तरह से। और शुरुआत में हो 1 2 3 क्रम में तब कार्बोक्सी लगाते हैं इस पूर्व लग्न में। और एस्टर में एल्कोक्सी कार्बोनेट और OH लगाते हैं। कार्बोक्सी आयन में COO- OH लगाते हैं एस्टर ग्रुप में। और एसिल हेलाइड में टेलो कार्बोनिल ऑयल हेलाइड। और एमीन में एमिनो एमाइन, एमाइड में कार्बोनिल एमाइड। नाइट्रो यौगिक में नाइट्रो नहीं लगाते। सल्फोनिक में सल्फोनिक अम्ल। ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सब अपने आप याद हो जाएगा। प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि इनको ज़्यादा रटने के लिए याद करने की आवश्यकता जरूरत पड़ती नहीं। नाम स्ट्रक्चर देखते ही अपने आप नाम लिखने में आ जाता है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इनमें जो प्राथमिकता का क्रम है सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ होगा। कीटोन इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोक्सी, हेप्टेन और 2 पर ओन। अगर उल्टी साइड से करते हैं, क्योंकि उल्टी साइड तो करेंगे नहीं, कीटोन की तरफ से इधर से प्राथमिकता दी जाती है। अगर उल्टी साइड से करते हैं तब 6 पर ऑक्सो आता, जो कि पूर्व लग्न है ऑक्सो कीटोन ग्रुप का 6 ऑक्सो। परंतु ये होगा नहीं, इसलिए याद रखने की आवश्यकता नहीं। मैं तो बस इसलिए वजह से बताता कि कीटोन में ऑक्सो पूर्व लग्न है और अनुलग्न ओन आता है इसमें कीटो ग्रुप में। कुछ और उदाहरण, Br CH2 CH CH2, इसमें 3 ब्रोमो इस साइड से 1 2 3 पर ब्रोमो। एल्कीन और एल्काइन इस साइड से प्राथमिकता दी जाती है। और सिंगल जो कार्बनिक ब्रोमाइड एमाइड ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो इस साइड से प्राथमिकता देते हैं। Br जुड़ा हुआ है इस वजह से 3 ब्रोमो 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोपेन 1 इन। CH2OH में 1 2 एथेन, पहले एथेन आएगा उसके बाद 1 2 डाई ओल। यहाँ पर OH समूह क्रियात्मक समूह है, इस वजह से 6 मिथाइल फंक्शनल ऑक्टेन और 3 ऑल, 3 पर ऑल कंपाउंड, जो कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड तो इसका हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होगा, ये सफिक्स होगा। क्रियात्मक समूह इससे ज़्यादा नज़दीक है, इस वजह से इस साइड से काउंटिंग होगी। 2 और 4 डाइऑक्सो, पहले हेक्सेन और 2 4 डाइऑक्सो। फंक्शनल ग्रुप जो काउंटिंग नंबर है उसके बाद आता है। एन इन आइन, जो कार्बन के जो इन और आइन ग्रुप है 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। और फंक्शनल ग्रुप ये इसके नाम के बाद लिखा जाता है। और इनकी जो काउंटिंग है जैसे कि डाईमिथाइल, इथाइल, ये इनकी काउंटिंग के पहले लिखा जाता है ताकि इन्हें संबोधित किया जा सके। और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन में पहले तो हेक्सेन लिखेंगे, इसका नाम होगा हेक्सेन, हेक्सा 1 3 1 और 3 पर डाइइन और 5 पर आइन। साइक्लिक रिंग में प्राथमिकता इस साइड से दी जाएगी। और यहाँ पर इस साइड से प्राथमिकता न देने का कारण है कि ये पूर्व लग्न क्रियात्मक समूह होता है, इस वजह से यहाँ डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाएगी, इस साइड से काउंटिंग की जाएगी।
तब 3 नाइट्रोसो साइक्लोहेक्सेन 1 इसका नाम होगा, बेंजीन उत्पन्नों के नाम पर। इसमें मिथाइल बेंजीन, मिथाइल प्लस ऑक्सी प्लस बेंजीन एक्स्ट्रा ग्रुप की वजह से, एमिनो बेंजीन एमिन की वजह से और बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोसो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। और इसमें काउंटिंग नंबर 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। और इसमें पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से 1 क्लोरो 2 4 डाइब्रोमो। काउंटिंग समझ में आ रही है? 1 2 3 4 1 2 4 डाइब्रोमो डाइनाइट्रो 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। इसी प्रकार ये भी उसी तरह से होना। समायोगिता क्या होती है? 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु जो उनका गुण है वो भिन्न भिन्न होते हैं। गुण किस तरह से भिन्न भिन्न हो सकते हैं? उनका स्ट्रक्चर की वजह से, उनकी रिएक्टिविटी की वजह से और उनकी सममितीय समानता की वजह से उनके गुण अलग अलग दर्शा सकते हैं। हालांकि फॉर्मूला वही है, कार्बन वही है, हाइड्रोजन वही है, सब कुछ वही है, नाइट्रोजन वही है, परंतु उनकी स्ट्रक्चरल ज्यामितीय संरचना, उनकी वर्किंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। उसे समायोगिता कहते हैं। समायोगिता 2 प्रकार की है, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक में श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समायोगिता और मध्ययोगिता। और त्रिविम समायोगिता में ज्यामितीय, प्रकाशीय। अर्थात संरचनात्मक में उनकी संरचनाएं अलग अलग होती है और त्रिविम में ज्योमेट्री में जैसे उनमें प्रकाश डाला जाता है तब प्रकाश राइट साइड और लेफ्ट साइड रोटेशन कर जाता है। उनकी भिन्नता की वजह से यह प्रकाशीय समायोगिता बताता है। ज्योमेट्रिकल उसकी सममितीय मिरर इमेज शो करते हैं। और श्रृंखला में जैसे कि एन पेंटेन है, तो पेंटेन इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकते हैं। ये होती है श्रृंखला। उसी तरह स्थिति, इनकी स्थितियां बदलती रहती है। यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है। और क्रियात्मक समूह की क्रियात्मकता को निषिद्ध करना, अर्थात क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन, ये संरचनात्मक समायोगिता। और मध्ययोगिता, ये सब हम आगे बढ़ेंगे समायोगिता में। पहली संरचनात्मक समायोगिता। संरचना में उनकी संरचनाओं में परिवर्तन होता है। किस तरह से होता है? पहला श्रृंखला, दूसरा स्थिति, तीसरा क्रियात्मक। पहला श्रृंखला में कार्बन उतने ही है, 5 कार्बन पेंटेन है, परंतु उनकी संरचना अर्थात श्रृंखला में परिवर्तन होता है। यहाँ पर एक श्रृंखला है, यहाँ पर 2 श्रृंखला है, यहाँ पर सिंगल पेंटेन कंपाउंड है। इनकी संरचनाओं में अंतर श्रृंखला समायोगिता कहलाती है, अर्थात श्रृंखलाओं में परिवर्तन। स्थिति समायोगिता, इसमें क्रियात्मक समूह की जो स्थिति है वो बदलती है। जैसे कि यहाँ 1 पर, यहाँ पर 2 पर और 3 पर तो वापस 1 की तरह ही शो होगा। इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक में क्रियात्मक समूह की बदल जाता है। जैसे कि यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है। क्रियात्मक समूह के परिवर्तन को क्रियात्मक समूह समायोगिता बोलेंगे। कंपाउंड कार्बन में वही है, हाइड्रोजन वही है, ऑक्सीजन भी वही है, परंतु इनकी प्रॉपर्टी, काम करने की दर चेंज हो जाएगी। मध्ययोगिता, इसमें जो ईथर कंपाउंड है उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। स्थिति परिवर्तन की वजह से जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो बदल जाएंगे। इस वजह से इसको मध्ययोगिता कहलाती है। क्रियात्मक समूह में लगी भिन्न एल्किल श्रृंखलाओं के कारण यह समायोगिता उत्पन्न भिन्न क्रियात्मक समूह की एल्किल श्रृंखलाओं के कारण भिन्न एल्किल समूह के चेंजेस को मध्ययोगिता बनेगा। त्रिविम समायोगिता, ज्योमेट्रिकली त्रिविम समायोगिता वे यौगिक हैं जिनकी संरचना और परमाणु के आबंध के क्रम तो समान होते हैं, परंतु उनके अणुओं के परमाणुओं की समूह की त्रिविम स्थिति अर्थात ज्योमेट्री भिन्न भिन्न होती है। समायोगिता त्रिविम समायोगिता कहलाते हैं। स्टीरियोआइसोमेरिज्म कहलाता है। ज्यामितीय एवं प्रकाशीय समायोगिता में वर्गीकृत किया गया है। ज्योमेट्रिकली और ऑप्टिकली आइसोमर्स, जो हमें कार्बनिक अभिकारकों की क्रियाविधि के मूलभूत
किसी कार्बनिक अभिक्रिया की कार्बनिक अणु जो क्रियाधारक भी कहलाता है, किसी उचित अभिकर्मक से अभिक्रिया करके पहले एक या अधिक मध्यवर्ती और अंत में एक या अधिक उत्पाद देते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया में इस रूप से प्रदर्शित किया जाता है: कार्बनिक अणु, आक्रमणकारी अभिकर्मक, मध्यवर्ती उत्पाद और उत्पाद, उप उत्पाद और उत्पाद के रूप में कन्वर्जन। नए अबंध में कार्बन और आपूर्ति करने वाला अभिक्रियक क्रियाधार और दूसरा अभिकर्मक रिएजेंट कहलाता है। यदि दोनों अणु अभिक्रियक अभिकारक नए अबंध कार्बन की आपूर्ति करते हैं तो यह चयन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इस स्थिति में अणु क्रियाधार कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जो में दो कार्बन परमाणु अथवा एक कार्बन और एक अन्य परमाणु के बीच सहसंयोजक अबंध टूटकर नए अबंध बनता है, अर्थात नया अबंध बनता है। किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचरण, विदलन, अबंध निर्माण के समय औजिकी और तथा उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी का क्रमबद्ध अध्ययन उस अभिक्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म कहलाती है। मैकेनिज्म E1, E2, SN1, SN2, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इत्यादि। क्रियाविधि की सहायता से यौगिक की क्रियाशीलता को समझने और नवीन कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण की रूपरेखा तैयार करने की सहायता मिलती है। निम्नलिखित भागों में इन अभिक्रियाओं से संबंधित अवधारणाएं व्याख्या की गई है। संयोजक अबंध का विदलन किस प्रकार? यह विषम अपघटनीय विदलन और समघटनीय विदलन दो प्रकार का होता है। विषम घटनीय विदलन में अबंध के दो इलेक्ट्रॉन जिसमें उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं तो अभिकारक से आबंधित थे, अर्थात कह सकते हैं कि जब Br की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा और इस पर ऋणावेश और इस पर धनावेश, इसमें से इलेक्ट्रॉन बंध टूटकर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा और इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, अतः इस पर एक तो स्वयं की आपूर्ति होगी और एक एक्स्ट्रा में होगा, इस वजह से इस पर ऋणावेश होगा। यह विषम अपघटन कहलाता है, अर्थात इनकी संरचनाओं में हाइड्रोजन वो है ही सही, इसका जो इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है उस वजह से इसकी जो प्रतिलोप है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस वजह से ये इस पर धनावेश और Br पर ऋणावेश। और जिसके अगर इसमें एनायन बनता तब कुछ स्थिति इस प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं इसके लूप में जो कि अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, इस पर ऋणावेश होगा। और सम विदलन में क्या होता है? सम अपघटनीय विदलन में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर निकल जाते हैं। यह जैसे कि Br2, Br दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन ये लेकर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर निकलेगा, यह बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और दूसरा अगर जैसे कि Hν, अल्ट्रावायलेट Hν या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा किसी बॉन्ड का तोड़ा जाता है, जैसे कि CH4 को तोड़ा, तब एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके निकलेगा, तो इसे फ्री रेडिकल और मुक्त मूलक कहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का समान रूप से विदलन, इसे मुक्त मूलक कहलाएगा। क्रियाधार और अभिकर्मक। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में आयन नहीं बनते हैं। इसमें अभिक्रियाओं में आयन नहीं बनते हैं, अणु स्वयं अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यह सुविधाजनक होता है और अभिकर्मक को क्रियाधार और दूसरे को अभिकर्मक नाम दिया गया है। क्रियाधार और अभिकर्मक। सामान्यतः यह अणु जिसका कार्बन नया अबंध बनाता है क्रियाधार कहलाता है और दूसरे अणु को अभिकर्मक कहते हैं। जब कार्बन कार्बन अबंध बनता है तो क्रियाधार और अभिकर्मक का चयन विवेकानुसार किया जाता है और अवलोकित किया जा रहे अणु का पर निर्भर करता है, जैसे कि क्रियाधार अभिकर्मक, जैसे कि CH2 के साथ Br2 का जो एडिशन होगा ये एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। और CH3 ये न्यूक्लियर जहाँ से H+ निकलेगा, CH3 कार्बोनाइट बनाएगा और स्लाइटली ऋणावेश होगा, H+ HCl के साथ रिएक्शन करेगा और CH3 कार्बोनाइट यहाँ जुड़ेगा, इस वजह से HCl CH3 का फॉर्मेशन होगा। ये क्रियाधार ये अभिकर्मक है, ये क्रियाधार ये अभिकर्मक है, उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि इसकी रिएक्शन करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, ये अभिकर्मक है। और क्रियाधार जिस पर क्रिया की जा रही है, अभिकर्मक जो हाईली रिएक्टिव है, ये ऋणावेश स्लाइटली ये कार्बोटाइन धनावेश बनाएगा। अतः रिएक्शन
विफल होगी। उदाहरणार्थ अणु उपस्थित अणु अपूर्ण इलेक्ट्रॉन कोश या द्विध्रुव के धनात्मक शिरा आक्रामक इस पर से इलेक्ट्रॉन धनी होती है। ठीक है, ये नाभिक राजी और नाभिक न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक ये होते क्या हैं? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन से लव करने वाले Nu प्लस आवेश धनावेश जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और नाभिक रागी जो नाभिक से न्यूक्लियोफिलिक नाभिक से लव करने वाले अर्थात इलेक्ट्रॉन अर्थात जिस पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। परिभाषा समझ में आई? किस तरह से इनको नियुक्त करते हैं, अर्थात समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक क्या है। न्यूक्लियस से लविंग करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक रागी कहलाते हैं। इनमें OH माइनस R3 C माइनस या फिर मुक्त मूलक वाले लोन पेयर वाले इनको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक CH3 कार्बोकैटायन को और इनको बोलेंगे कार्बोएनाइन। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक क्या करते हैं, जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, इसमें CH3 प्लस ये कार्बोकैटायन बनेगा और Cl माइनस यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल देगा, जो कि HCl से रिएक्शन करके HCl बनाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धनी होने की वजह से कार्बोकैटायन यहाँ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि H प्लस निकला है तो यहाँ ऋणावेश बनेगा ही बनेगा। इस वजह से ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का संचरण। इलेक्ट्रॉन संचरण ये तीर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन का संचरण इस दिशा में हो रहा है या y दिशा में हो रहा है, तब इस पर मुक्त मूलक लोन पेयर बनेगा। और अगर इस थोड़ा सा आगे जो रेजोनेंस शो कर रहा है पाइबंदों का निकटवर्ती पाइबंद पर स्थिति होता है, तब ये इस प्रकार से शो करेगा। अगर मुक्त मूलक का पाइप बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से, परंतु ये इस तीर द्वारा दर्शाया जाता है। और यहाँ मुक्त मूलक जो इलेक्ट्रॉनों का परिसंचरण इस तीर द्वारा दर्शाया जाता है। मेन बात यही है, इसमें यही दर्शाया गया है कि इलेक्ट्रॉनों का परिसंचरण का जो संबोधन है वो इस तीर द्वारा बताया जाता है। और इलेक्ट्रॉन अगर जैसे टूटता है, मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है, वो भी कुछ इसी तरह बताया जाता है। सहसंयोजी आबंधों के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन के प्रभाव। कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन या तो परमाणु से प्रभावित तटस्थ अवस्था में प्रतिस्थापित समूह अथवा उपयुक्त आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में हो सकता है। किसी अणु में प्रतिस्थापित समूह के प्रभाव के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण आबंध में ध्रुवणता उत्पन्न करते हैं अथवा उसका रोटेशन और संरचनात्मक समायोजकता शो करेगा। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट एवं अनुनाद प्रभाव इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का उदाहरण है। उपस्थित किसी भी अणु में अस्थायी इलेक्ट्रॉन प्रभाव को हम ध्रुवणता प्रभाव भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। उपखंडों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के अध्ययन करेंगे, हम आगे भी करेंगे इन सब को। ये वैसे अभिक्रियाओं का बेसिक है। अभिक्रिया क्यों करती हैं? ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, और प्रति लूप में जो इलेक्ट्रॉन का संचरण होता है, वो इन लूपों में भाई इलेक्ट्रॉन स्थिर तो रहता नहीं है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तब वो लूप बनाएगा, लूप में वो परिसंचरण करता रहता है पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और रेजोनेंस इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से स्लाइडली धनावेश ऋणावेश का प्रतिस्थापन करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन और सक्रियता को बंध की सक्रियता और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लोन पेयर इनकी प्रतिस्थापन की दर को बढ़ाता है, अर्थात क्रियाशील बनाता है अणु को। प्रेरणिक प्रभाव ये क्या होता है? विद्युत ऋणता की वजह से क्लोरीन स्लाइडली इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा और CH3 कार्बोनिक कंपाउंड स्लाइडली इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है कार्बनिक एलिफेटिक कंपाउंड्स की। तो इस वजह से ये आंशिक धनावेश इसको प्रोवाइड करवाएगा और ये आंशिक धनावेश प्रोवाइड करवाएगा। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट
ये आंशिक रूप से ध्रुवीयता को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व की इसकी अपेक्षा यहाँ ज़्यादा रहेगा, और क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उससे भी ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ध्रुवता को बढ़ाएगा। और प्रेरणिक प्रभाव सिग्मा अबंध के कारण सिग्मा की ध्रुवता या प्रेरणिक प्रभाव कहलाती है। सियानाइड है, COOH है, COR, NO2 ओ एरोमेटिक कंपाउंड, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कहलाएंगे, और जबकि मिथाइल इथाइल इलेक्ट्रॉन दाता समूह कहलाएंगे, अर्थात +I शो करेंगे और ये -I शो करेंगे। अनुनाद प्रभाव संरचना, अनुनाद संरचना क्या होती है? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, इस यह क्रम अल्टरनेट क्रम में हो तब यह बंध परिसंचरण कर सकता है। अथवा जैसे कि उदाहरण के तौर पर बेंजीन रिंग 1 2 3 4 5 6, ये क्रमांक समझने के हिसाब से क्रमांक दिए हुए हैं। तब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने को अनुनाद कहेंगे। इनमें दरअसल बेंजीन रिंग में हो क्या रहा है, जो कार्बन कार्बन प्रतिलूप है, यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड है जो जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का परिसंचरण सब तरफ होता रहता है। ये शब्द दर्शाने के लिए है, परंतु इलेक्ट्रॉन का घनत्व सभी पर बराबर अवस्था में होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व सभी कार्बन पर बराबर अवस्था में होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करवाने के लिए समझाने के हिसाब से बताया जाता है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अभिक्रिया कहाँ से होगी? इलेक्ट्रोफिलिक होगी, न्यूक्लियोफिलिक होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से शिफ्ट होंगे? इस वजह से। परंतु जो इलेक्ट्रॉन की जो अल्टरनेट क्रम की वजह से यह बंध बहुत स्थिर होगा, साइक्लिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्थिर होगा। अर्थात अनुनाद संरचना को समझने के हिसाब से देखते हैं तो ये अल्टरनेट क्रम में है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इस साइन द्वारा इलेक्ट्रॉन का परिसंचरण होता है। अनुनाद संरचना कैनोनिकल संरचना तथा यह काल्पनिक है। ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती है, परंतु ये अपने स्थायित्व अनुपात के आधार पर वास्तविक संरचना का योगदान करती है। जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड है, ये अपने लोन पेयर वापस बॉन्ड में डालेगा, और यह जो बॉन्ड है वो वापस लोन पेयर में कन्वर्सन होगा, यहाँ पर ऋणावेश, यहाँ पर धनावेश, इस तरह कन्वर्जन होता रहता है। ये साइक्लिक कंपाउंड है, अर्थात कह सकते हैं कि नाइट्रोजन स्लाइटली ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन स्लाइटली ऑक्सीजन, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व परिसंचरण करता रहता है, अतः ये स्थायित्व को शो करेगा। अनुनाद प्रभाव दो तरह का होता है, +R -R। +R में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाना, रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाना, यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, बॉन्ड में अपने इलेक्ट्रॉन डालना, और -R इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NO2 और ऑर्थो एरोमेटिक कंपाउंड या फिर NO2 CN साइनाइड ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इनको -R या इंडक्टिव इफेक्ट में -I के रूप में प्रदर्शित करते हैं, खींचने वाले को, और +R इलेक्ट्रॉन देने वाले एलिफेटिक कंपाउंड है, वो +I एल्किल ग्रुप है, कार्बन सिंपल कार्बनिक कंपाउंड है, वो +I शो करेंगे, और रेजोनेंस में NH3 है, ये अपने लोन पेयर रिंग में डाल देंगे, ये +I शो करेंगे। अतः ये दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्विबंध और त्रिबंध पर उपस्थित होता है, जो कि आक्रमणकारी अभिकर्मक पर निर्भर करता है। अगर H+ और या CN- न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों कंपाउंड के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन का परिसंचरण करता है, जो कि कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन का फॉर्मेशन करता है, अथवा अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। यह इस प्रभाव के अभिकर्मक की मांग के अनुसार बहुआबंध और कोई बंधित इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण विस्थापन करता है, तथा अभिक्रिया की परिधि के आक्रमणकारी हटाते हैं, तथा +E द्वारा दर्शाया गया है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड अटैक करेगा तब +E, और न्यूक्लियोफिलिक तब -E।
अर्थात अगर ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक प्रभाव, धनात्मक होगा तो धनात्मक प्रभाव आक्रमणकारी पर निर्भर करता है। अतिसंयुग्मन क्या होता है? पहले तो सबसे पहले जहाँ पर कार्बोकेटायन स्थित है वहाँ से एल्फा कार्बन अर्थात नज़दीकी जो कार्बन है उस पर जो उपलब्ध हाइड्रोजन है वहाँ से H+ को बाहर निकालता है और ऋणावेश से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अर्थात जैसे इस वाली अभिक्रिया में यहाँ पर धनावेश है, यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा और जो ऋणावेश है उसके साथ बंध बना के एल्कीन का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जो कि स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। अर्थात कह सकते हैं कि ये एसिडिक कंपाउंड है, एसिडिक है जो कि H+ का दान कर रहा है। और कार्बोकेटायन जो 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी रखेगा, क्यों? क्योंकि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो उपलब्धता है धनावेश को अधिक होगी 2 डिग्री 1 डिग्री और सिंगल कार्बन पर अपेक्षा, सिंगल कार्बन की अपेक्षा। यह अतिसंयुग्मन कर क्यों रहा है? अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। अर्थात किसी भी कंपाउंड में अतिसंयुग्मन अल्फा हाइड्रोजन को निकालकर H+ को निकालकर जो कार्बोकेटायन से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसकी स्थिति ऊर्जा ज़्यादा होगी। ये दो प्रकार से बनेगा, सिस और ट्रांस। अर्थात कुर्सी के फॉर्म में और बेंच की फॉर्म में। अर्थात इसकी जो ध्रुवणता है वो एक दूसरे को क्रॉस कर देगी और इसको विस्थापित कर देगी। अर्थात दो प्रकार से स्लाइडली डेक्स्ट्रो और लिवो फॉर्मेशन में कंप्लीट करेगी। इसके कई उदाहरण है, हम आगे भी पढ़ेंगे। परंतु अतिसंयुग्मन होता क्या है? अपने नज़दीकी H+ को निकालना, जो कार्बोएनायन बनेगा वो कार्बोकेटायन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यह प्रक्रिया एसिडिक होगी, अर्थात H+ को बाहर निकालेगा। अतः उत्प्रेरक जो डालेंगे वो बेसिक होगा जो कि H+ को निकालने में मदद करेगा। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ये 4 प्रकार की होती है: प्रतिस्थापन SN1 SN2, E1 E2, एलिमिनेशन विलोपन और संकलन, योगज अभिक्रिया एडिशन और रीअरेंजमेंट। पुनर्विन्यास अभिक्रिया ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि 12th में दिया हुआ है, 12th क्लास की चैप्टर नंबर 9 में दिया हुआ है। अगला है कार्बनिक यौगिकों का शोधन की प्रक्रिया। कार्बनिक यौगिकों का शोधन कितने प्रकार से होता है? ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टल, आसवन, विभेदीय निष्कर्षण और क्रोमेटोग्राफी। ये हम अब आगे पढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बोइलिंग पॉइंट पर निर्भर करता है। क्रिस्टलाइजेशन, पीपीटी जम जाना, पीपीटी से अलग किया जा सकता है। आसवन, डिस्टिलेशन, जो कि केमिकल किसी भी पत्तियों जैसे यूकेलिप्टस ऑयल, सफ़ेदे की जो पत्तियां होती हैं उसमें से यूकेलिप्टस ऑयल निकाला जाता है, उनको गर्म किया जाता है। ऑयल का वाष्प के साथ उड़कर पानी को अलग करना और तेल को अलग करना, ये आसवन अभिक्रिया कहलाता है। विभेदी डिफ्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, ये वजन के हिसाब से। क्रोमेटोग्राफी, जो कि अब आगे पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया आपने पूर्व में सीखा है कि कुछ ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वो बिना द्रव अवस्था में आए गैस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प बन जाते हैं। अतः उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार शोधन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, अथवा इसका उपयोग ऊर्ध्वपातन यौगिकों का दूसरे विशुद्ध यौगिकों से पृथक करना। अर्थात जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले जाता है वो पहले उड़ जाता है और बाद में जो बचा प्रोडक्ट है उसको अलग कर लिया जाता है। अर्थात इसी प्रक्रिया से इनको अलग अलग कर लिया जाता है। विशुद्ध यौगिकों को अलग करते हैं और शुद्ध यौगिक अलग हो जाता है। क्रिस्टलन क्या होता है? ये ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन प्रयुक्त विधि है। इस विधि के कार्बनिक यौगिकों को अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में विलयता के निहित अंतर की वजह से आधारित होती है। निहित अंतर से आधारित विलयता, जिसकी पहले विलयता होगी उसका पीपीटी फॉर्मेशन अधिक जल्दी हो जाएगा। अशुद्ध यौगिकों को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिसमें सामान्य ताप पर अल्प विलय होता है, परंतु उच्चतर ताप पर यथेष्ट मात्रा में वह घुल जाता है। तत्पश्चात विलयन में स्थानांतरित करते हैं और संतृप्त विलयन हो जाए। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे निस्यंदन और पृथक कर लेते हैं। निस्यंदन मात्रा में अशुद्धियों का यौगिक में अल्प मात्रा रह जाती है। यदि कि यौगिक में विलायक की अत्यधिक विलयता तथा किसी अन्य विलायक में
अल्प विलेयता होती है तब क्रिस्टल उचित मात्रा में विलायकों के मिश्रण की सांद्रता इसी तरह पीपीटी फॉर्मेशन होता है और रंगीन अशुद्धियों को निकाल लिया जाता है, जो कि इंडिकेटर के रूप में भी कई इंडिकेटर डाले जाते हैं कई रिएक्शंस में। यौगिक और अशुद्धियों की विलेयता को कम अंतर होने की दशा में बार बार क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध यौगिक प्राप्त किया जाता है। ये होता है क्रिस्टल। आसवन। आसवन क्या होता है? यह महत्वपूर्ण विधि है वाष्पशील वोलेटाइल द्रवों को अवाष्पशील अशुद्धियों एवं ऐसे द्रवों जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो, क्वथनांकों बॉइलिंग पॉइंट में पर्याप्त अंतर हो, को पृथक कर सकते हैं। भिन्न क्वथनांकों वाले द्रव भिन्न ताप पर वाष्पित होते हैं। वाष्पों को ठंडा करने से प्राप्त द्रवों को अलग कर एकत्रित कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म एनिलीन जो 457 केल्विन को आसवन की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। देखो आसवन विधि किस प्रकार से थी, ये फ्लास्क है, यहाँ पर जो ठंडा जल है वो डाला जाता है और यहाँ से निकल जाता है, वापस ठंडा जल डाला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, जिसमें इसमें कई सारे अणु जैसे कि ए बी सी डी कई सारे जुड़े हुए हैं, सॉरी विलियन में डले हुए हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा। जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का पहले आ गया, तब पानी वाष्प होकर यहाँ से निकलेगा और वाष्प यहाँ पर आएगी और जल की वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको अलग कर लेंगे, तो इसमें पानी अलग हो जाएगा और केमिकल अलग हो जाएंगे। या फिर पानी से पहले अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, क्वथनांक कम है, तो पहले वो वाष्पित होकर इसमें आएगा और यहाँ से ठंडे जल की वजह से संघनित होकर लिक्विड में कन्वर्जन होकर इसको अलग कर लेंगे। ये होती है आसवन विधि। प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या होता है? दो द्रवों क्वथनांक जिनमें पर्याप्त अंतर न हो, क्वथनांकों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ऐसी दशा में उन्हें साधारणतः आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। साधारण आसवन द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसे प्रभाजी आसवन द्वारा किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन क्या होता है? ऐसे द्रवों में वाष्प इसी ताप परास में बन जाते हैं तथा साथ साथ संघनित हो जाते हैं। ऐसी दशा में प्रभाजी आसवन की तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में गोल पेंदे वाले फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। फ्लास्क का मुख गोल पेंदे वाले फ्लास्क के मुख में लगे हुए प्रभाजी कॉलम से द्रव मिश्रण की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। उच्चतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प निम्नतर क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प की तुलना में पहले संघनित होता है। इसी प्रकार प्रभाजी कॉलम में ऊपर उठने वाले वाष्प में अधिक वाष्पशील पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। प्रभाजी कॉलम के शीर्ष तक पहुँचते वाष्प में मुख्यतः अधिक वाष्पशील अवयव ही रह जाते हैं। विभिन्न डिजाइन एवं आकार निम्न पर दिखे। प्रभाजी कॉलम ऊपर उठती वाष्प एवं नीचे गिरते द्रव के बीच ऊष्मा विनिमय के लिए कई पृष्ठ उपलब्ध कराता है। प्रभाजी कॉलम में संग्रहित द्रव के ऊपर उठती ऊष्मा को लेकर पुनः वाष्पित हो जाता है। इसी प्रकार वाष्प में कम क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत निम्न क्वथनांक वाले अवयव के शुद्ध कॉलम के शीर्ष पर पहुंचते हैं। संघनित्र में संघनित होकर यह द्रव शुद्ध द्रव के रूप में ग्राही को एकत्रित कर ली जाती है। में फ्लास्क में क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ जाती है। प्रत्येक क्रमिक और वाष्पन के सैद्धांतिक प्लेट कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर उपयोग में सैकड़ों प्लेटों वाले कॉलम उपलब्ध होते हैं। प्रभाजी आसवन में विभिन्न तकनीकों पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों के पृथक करने के लिए, जैसे कि केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है। इस प्रकार निम्न दाब पर आसवन, यह विधि उन द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं, अर्थात उतना ताप उपलब्ध नहीं करवा जाता। इस वजह से दाब की हेल्प ली जाती है। अथवा जो क्वथनांक या उनके कम ताप पर अपघटित हो जाते हैं, ऐसे द्रवों के पृष्ठ पर दाब कम करके उनके क्वथनांक से कम ताप पर उबलता है। कोई भी द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के समान होता है। दाब कम करने के लिए जल पंप अथवा निर्वात पंप की उपयोग लिया जाता है अथवा वैक्यूम का यूज किया जाता है। साबुन उद्योग में शेष लाई ग्लिसरॉल पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रभाजी आसवन किस प्रकार यूज किया जाता है? यहाँ प्रभाजी कॉलम है जो कि वापस से लिक्विड में वाष्पित होगा। दोनों
और जल्दी ही संघनित होकर वापस आ जाएगा और इस तरह इनका आश्रित द्रव का अलग अलग किया जाता है। भाप आसवन ये क्या होती है? ये तकनीक उन पदार्थों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जो भाप वाष्पशील हो परंतु जल में अमिश्रणीय हो अथवा विलय न हो। भाप आसवन में अशुद्ध द्रव को फ्लास्क में गर्म करते हैं भाप प्रवाहित की जाती है। भाप तथा वाष्पशील द्रव का मिश्रण संघनित एकत्रित कर लिया जाता है। तत्पश्चात जल एवं द्रव को पृथक्कारी की द्वारा पृथक कर लेते हैं। भाप आसवन में कार्बनिक द्रव P1 और P2 के वाष्प दाब की योग वायुमंडलीय दाब P के समान होने पर द्रव उबलता है। P बराबर P1 प्लस P2। यहाँ पर P1 का दाब टोटल दाब से कम है, अतः द्रव के क्वथनांक की अपेक्षा अथवा जो P दाब है वो टोटल विलयन का दाब है। विलयन की अपेक्षा क्वथनांक अपेक्षा निम्नतम ताप पर वाष्पित हो जाता है, अतः इन्हें इस प्रकार जल और विलेय पदार्थ को मिश्रण के 373 केल्विन के आसपास उनमें निम्न ताप पर उबल जाता है और अलग कर लिया जाता है। और ये विभिन्न प्रकार के प्रभाजी कॉलम दिए हुए हैं जिनमें जिसका क्वथनांक अधिक होता है वही ऊपर तक पहुंच पाती है और वही संघनित हो पाती है। और ये कांच के मनके हैं, इनमें फिल्टर होकर जिसका क्वथनांक अधिक होता है वही पहुंच पाती है, बाकी जिसका कम होता है वो द्रवित होकर वापस नीचे ही आ जाती है। विभेदी निष्कर्षण क्या होता है? इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिकों को इस जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कासित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक अमिश्रणीय होने चाहिए ताकि वे दो परत बना सकें। जिन्हें पृथक कार्य की द्वारा पृथक किया जा सके। तत्पश्चात यौगिक के विलयन में से कार्बनिक विलायक को आसवन द्वारा दूर करके शुद्ध यौगिक प्राप्त कर लिया जाता है। विभेदी निष्कर्षण एक पृथक कार्य की में किया जाता है, दर्शाया जाता है। कार्बनिक विलायक में यौगिक की विलेयता अल्प होने की दशा में इस विधि में विलायक की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। इस दशा में परिष्कृत तकनीक का उपयोग हम करते हैं जिसे सतत निष्कर्षण कहा जाता है। इस तकनीक में उसी विलायक का उपयोग बार बार किया जाता है, अर्थात कुछ इस प्रकार से पृथक्करण होते हैं। ये विलायक की परत है और जलीय परत में कार्बनिक यौगिक तथा जल में विलायक परत कार्बनिक यौगिक और जलीय परत, अर्थात जो कंपोनेंट है वो विलायक में विलय हो जाएगा अलग होकर और जल की परत अलग हो जाएगी और जल को यहाँ की द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और विलय को अलग कर लिया जाता है। वर्णलेखन अर्थात क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग यौगिकों को शोधन करने के लिए, मिश्रण के अवयवों को पता करने के लिए, यौगिकों की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी विधि में इस सर्वप्रथम पादपों में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए किया गया था। क्रोमेटोग्राफी शुद्ध शब्द क्रोमा से बना है जिसका अर्थ है रंग। इस तकनीक का सर्वप्रथम उपयोग मिश्रण प्रावस्था के स्टेशनरी फेज का अधिशोषित कर दिया जाता है। मिश्रण को स्थिर अवस्था पर अधिशोषित कर लिया जाता है। स्थिर प्रावस्था ठोस पदार्थ द्रव हो सकती है। स्थिर प्रावस्था ठोस अथवा द्रव हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। इसके पश्चात स्थिर प्रावस्था में से उपयुक्त विलायकों के मिश्रण अथवा गैस को धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार मिश्रण के अवयव एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गति करने वाले प्रावस्था को गतिशील प्रावस्था अथवा मोबाइल फेज कहते हैं। अंतर्गत सिद्धांतों के वर्णलेखन विभिन्न प्रकार के वर्गीकृत किए। इनमें दो प्रकार हैं, अधिशोषण वर्णलेखन और वितरण लेखन। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्शियल क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन होगा और पार्शियल में दोनों विभाजित हो जाएंगे। अधिशोषण वर्णलेखन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषण एडजॉर्बेंट पर विभिन्न यौगिकों भिन्न अंशों में
अधिशोषित होते हैं। एडजोर्बेंट मतलब अधिशोषक। साधारण एल्यूमिना तथा सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। सिलिका जेल और एल्यूमिना स्थिर प्रावस्था अधिशोषक पर गतिशील प्रावस्था प्रभावित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार के वर्णलेखन तकनीकें हैं जो विभेदी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित हैं: कॉलम वर्णलेखन, स्तंभ वर्णलेखन और पतली परत वर्णलेखन। कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इस तकनीक में कांच की एक लंबी नली में अधिशोषक स्थिर प्रावस्था में भरा जाता है। नली के निचले सिरे पर रोधनी लगी होती है, अर्थात यहाँ से बाहर ना निकल पाए। यौगिक में मिश्रण में उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोलकर कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित कर देते हैं। तत्पश्चात एक उपयुक्त निक्षालक जो द्रवों का मिश्रण होता है को कॉलम में धीमी गति से नीचे की ओर बहने दिया जाता है। विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण की मात्रा के आधार पर उनका आंशिक और पूर्ण पृथक्करण हो जाता है। अधिशोषण की मात्रा के आधार पर अधिक अधिशोषित यौगिक कॉलम के ऊपर अधिक सरलता से अधिशेष रह जाता है, जबकि अन्य कॉलम के विभिन्न दूरियों तक नीचे आ जाते हैं। सर्वप्रथम विलायक में लाया जाता है क ख ग, जो तीनों यौगिकों का मिश्रण होता है। अधिशोषक स्थिर अवस्था में होता है और कांच की रुई जो फिल्ट्रेशन में काम आएगी, जो कि धीरे धीरे इनको अलग करेगी और विलायक इनके बीच बीच प्रावस्थाओं में आ जाएगा। घनत्व के अनुसार ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। इस वजह से जब यहाँ तक निकाल लिया जाता है और इनका पृथक्करण कर लिया जाता है, फिर विलायक को बाहर निकाल लिया जाता है और इसका ख का पृथक्करण कर लिया जाता है। फिर इसके बीच के विलायक को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है, फिर क को अलग बीकर में रख दिया जाता है। फिर विलायक को बाहर निकाल दिया जाता है और इसका अलग बीकर में पृथक्करण, इस प्रकार क ख ग तीनों का पृथक्करण कर लिया जाता है। पतली परत वर्णलेखन अर्थात थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये अन्य प्रकार का एक अधिशोषण है। इसमें अधिशोषण एक पतली परत पर मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण अर्थात विलयन का पृथक्करण किया जाता है। इस तकनीक के कांच की उपयुक्त अमाप की प्लेट का अधिशोषण सिलिका जेल या एल्यूमिना की परत लगभग 0.2 mm की परत फैला दी जाती है। इसे पतली परत क्रोमेटोग्राफी प्लेट कहते हैं। मिश्रण के विलयन का छोटा सा बिंदु प्लेट के एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। प्लेट में अब कुछ ऊंचाई तक विलायक के से भरे एक बंद जार में खड़ा कर देते हैं, जिसे चित्र 8.12 निक्षालन लक जैसे जैसे प्लेट का आगे बढ़ता है वैसे वैसे मिश्रण के अवयव भी निक्षालक के साथ साथ प्लेट पर आगे बढ़ते हैं, परंतु अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर ऊपर बढ़ने की गति भिन्न होती है। इस कारण वे पृथक हो जाते हैं। विभिन्न यौगिकों के सापेक्ष अधिशोषण की मंदन गुणन अर्थात RF का मान प्रदर्शित करता है। RF क्या होता है? आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी अर्थात x ज्ञात करते हैं अपॉन आधार रेखा से विलायक आगंत की दूरी अर्थात x, जो यौगिक के ऊपर चढ़ने की जो दूरी है, और अपॉन विलायक की दूरी। यहाँ तक पहले शुरुआत में विलायक तक भर दिया जाता है, उसके बाद इसको पैक किया जाता है। यौगिक की दूरी x है और विलायक की दूरी y है। इसके अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। रंगीन यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर बिना किसी कठिनाई के देख सकते हैं, परंतु रंगीन और पराबैंगनी प्रकाश की प्रतिदीप्त फ्लोरेंस होने वाले यौगिक के बिंदुओं को प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर देखा जा सकता है, अल्ट्रावायलेट के नीचे। एक अन्य तकनीक के जरिए में कुछ आयोडीन के क्रिस्टल रखकर भी रंगीन बिंदुओं को देखा जा सकता है। आयोडीन के क्रिस्टल रख के भी जो यौगिक के आयोडीन अवशोषित करते हैं उनके बिंदुओं के भूरे दिखाई देते हैं, और कभी कभी उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को प्लेट पर छिड़क कर भी बिंदुओं को देखा जा सकता है। जैसे एमिनो अम्लों के बिंदुओं को प्लेट पर
निनहाइड्रीन विलयन छिड़क कर देखते हैं। वितरण क्रोमेटोग्राफी। वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। सतत वितरण विभेदी वितरण पर आधारित है। कागज वर्णन लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका एक उदाहरण है। इसमें विशिष्ट प्रकार की क्रोमेटोग्राफी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। विशिष्ट प्रकार का, इस कागज के छिद्रों में जल अणु पाशित रहते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। क्रोमेटोग्राफी कागज की एक पट्टी के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं। जार की कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है जो गतिशील प्रावस्थाओं का कार्य करता है। कोशिका क्रिया के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर चढ़ता है तथा बिंदुओं पर प्रवाहित होता है। विभिन्न यौगिकों के दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की विकसित पट्टी को क्रोमेटोग्राम कहते हैं। पतली परत की भांति पेपर की पट्टी पर विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों को या तो पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर या उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को छिड़ककर हम देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक का गुणात्मक विश्लेषण। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन या हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। अतिरिक्त ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस भी उपस्थित हो सकते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान कैसे की जाती है? इसके लिए यौगिकों को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तथा दहन किया जाता है। यौगिकों को उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं और जल जो निर्जल कॉपर सल्फेट को नीला कर देते हैं में परिवर्तित हो जाते हैं। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब दहन किया जाता है कॉपर और CO2 गैस का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन के साथ जब दहन किया जाता है तो H2O का निर्जलीकरण होता है। CO2 और CaOH का होल ट्वाइस CaCO3 और H2O बनेगा और 5H2O के साथ कॉपर सल्फेट जो दूधिया होता है वो नीला कलर प्रोवाइड करवाएगा। अन्य तत्वों की पहचान। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस की पहचान लेसे परीक्षण द्वारा किया जाता है। लेसे परीक्षण यौगिक को सोडियम धातु के साथ संलग्नित करने पर ये तत्व संयोजित रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्नलिखित जैसे कि सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन अगर इनके साथ दहन किया जाता है तब सोडियम साइनेट और सोडियम सल्फर के साथ Na2S में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन कंपाउंड है NaX में कन्वर्शन हो जाते हैं अर्थात आयनिक फॉर्म में Na+X- और NaCN और Na+S-2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलाइड कार्बन युग्म में उपस्थित तत्व हैं। सोडियम संलग्न से प्राप्त अवशेष को आसुत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड जल में घुल जाते हैं। इस निष्कर्ष को सोडियम संलग्न निष्कर्ष कहलाते हैं अर्थात जल में घुलने पर सोडियम और हैलाइड कंपाउंड अलग हो जाते हैं और सोडियम साइनाइड ग्रुप H+OH- में आयनिक तत्व में अच्छे से घुल जाते हैं अर्थात HCN का कन्वर्जन करते हैं और NaOH बनाएगा NaOH और HX। नाइट्रोजन का परीक्षण ये कैसे होता है? सोडियम संलग्न निष्कर्षण को आयरन Fe+2 सल्फेट के साथ उबालकर विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत किया जाता है। पर्शियन ब्लू रंग का बनना नाइट्रोजन की उपस्थिति निश्चित करता है। पर्शियन ब्लू कलर। सोडियम साइनाइड आयरन +2 सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हेक्सासाइनाइड फेरेट+2 बनाता है। फेरेट ये ऋणावेश में होता है, इस वजह से आयरन को फेरेट लगता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कुछ आयरन Fe+2 और Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट+2 के साथ अभिक्रिया करके Fe+3 हेक्सासाइनोफेरेट और सेकंड फेरोसाइनेट बनाता है जिसका रंग पर्शियन ब्लू कलर का होता है। जैसे कि 6CN FeCN कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeCN Fe+3 के साथ Fe4 पर्शियन कलर देगा। सल्फर का परीक्षण। सोडियम संलग्न निष्कर्षण का एसिटिक अम्ल द्वारा एसिटिक एसिड फॉर्म एसिड 2 कार्बन CH3 COOH अम्लीकृत कर लेड एसीटेट मिलाने पर यदि लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बने तो सल्फर की उपस्थिति पुष्टि होती है। जैसे कि सल्फर का लेड के साथ अभिक्रिया करने पर ये लेड सल्फाइड बनाएगा जो कि काला कलर का होता है
अर्थात इंडिकेशन देगा। सोडियम संलग्न निष्कर्षण सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर वह नीले रंग का बनाता है। सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है। सल्फर -2 सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ मिलकर ये बैंगनी कलर का देता है। और सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर के साथ HCN थायोसल्फेट और आयरन के साथ ये रस्सी भांति लाल कलर देगा, इंडिकेशन। सोडियम की अधिक मात्रा लेने पर ये NaCN में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2S में कन्वर्ट हो जाएगा। हैलोजनों का परीक्षण। सोडियम संलग्न निष्कर्षण को नाइट्रिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय श्वेत अवक्षेप क्लोरीन की उपस्थिति को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलय पीले अवक्षेप ब्रोमीन की उपस्थिति को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलय पीले अवक्षेप आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाते हैं। हैलाइड कंपाउंड Ag के साथ AgH का फॉर्मेशन करेगा। यौगिक में नाइट्रोजन तथा सल्फर की उपस्थिति होने पर यह परीक्षण सोडियम पहले सोडियम के साथ निष्कर्षण को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है ताकि साइनाइड विघटित हो जाए, अन्यथा ये आयन हैलोजनों के सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण AgNO3 में परीक्षण में बाधा डालेंगे। साइनाइड कंपाउंड। फास्फोरस का परीक्षण। ऑक्सीकारक सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करने पर यौगिक में उपस्थित फास्फोरस फास्फोरेट में परिवर्तित हो जाता है। विलयन को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर अमोनियम मोलिब्डेनम मिलाने पर पीला रंग तथा अवक्षेप बनाता है, जो फास्फोरस की उपस्थिति को निश्चित करता है। अर्थात कह सकते हैं Na3PO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा H3PO4 NaNO3 और H3PO4 के साथ अमोनियम मोलिब्डेनम और अमोनियम के साथ ट्वाइस ऑफ NO3 जो कि एक्सेस में अवेलेबल है के साथ रिएक्शन करके अमोनियम फास्फोमोलिब्डेनम का संयुग्मन करेगा और 12 अमोनियम नाइट्रेट और जल का निष्कर्षण करेगा, निर्जलीकरण। और इसमें फास्फोरस इंडिकेशन का पता चलेगा। फास्फोरस मात्रात्मक विश्लेषण। अब तक हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ रहे थे कि सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हैलाइड कंपाउंड मौजूद है या नहीं है, ताकि इंडिकेशन के थ्रू बाय द इंडिकेशन लाइक कलरेंट एंड इंडिकेटर्स, और जैसे मेटल के साथ रिएक्शन करवाने पर वो कलर प्रोवाइड करवाते थे, इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे मात्रात्मक विश्लेषण। उनके मात्राओं का अनुपात मात्राएं कैसे ज्ञात किया जाता है? उनके जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उनके मोलों की संख्या से कितने मोल डिग्रेडेशन हुए और कितने मोल ये बने, अर्थात मोलरता, नॉर्मलता, तुल्यंकीभार, इन सब से इनकी आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। जिसमें पहला उदाहरण है कार्बन तथा हाइड्रोजन। कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों तत्वों के आकलन एक ही प्रयोग द्वारा किया जाता है। कार्बनिक यौगिक की मात्रा तथा कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ अधिक्य में जलाने पर हाइड्रोजन क्रमशः इस प्रकार देगा। CXHY के साथ दहन X+Y अपॉन 4 में ऑक्सीजन के साथ जब दहन किया जाता है तो XCO2 Y/2 H2O। ये संतुलित समीकरण है। इस वजह से इनका मोलरता ज्ञात की जाती है। उत्पन्न जल की मात्रा के कारण मिश्रण में निर्जलीकरण कैल्शियम यू नलिका में से प्रवाहित यू आकार की नलिका में से प्रवाहित किया जाता है। इस श्रेणी में जुड़ी यू नलिका सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन और कार्बन हाइड्रोक्साइड अवशोषित होती है। जो कार्बन हाइड्रोक्साइड अवशोषित कर ली जाती है, कैल्शियम क्लोराइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के द्रव्यमानों में वृद्धि से क्रमशः जल और तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं ज्ञात हो जाती है। अर्थात CO2 और जल की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। कार्बन का प्रतिशत 12m2 इंटू 100/44m, जहाँ पर m क्या है? कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम में और बनने वाले जल और कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। अर्थात जल और कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कुछ इस प्रकार है। तो इनका हाइड्रोजन का प्रतिशत 2m1 इंटू 100/18m। अर्थात टोटल सॉल्यूशन जो है उसका शुष्क ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया जाता है। प्लेटिनम की प्लेट पर इसका दहन करवाया जाता है और ऑक्सीजन के पैलेट्स के साथ जब निष्कासन किया जाता है CaCl2 और KOH के साथ
निष्कासित ऑक्सीजन का आधिक्य में अगर ऑक्सीजन की आधिक्य है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और कंपाउंड की मात्रा इसमें मेजर कर ली जाएगी, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा की गणना की जाएगी। नाइट्रोजन का आकलन। नाइट्रोजन को दो प्रकार की विधियों से, पहला है ड्यूमा विधि, दूसरा है कैल्डॉल विधि। ड्यूमा विधि नाइट्रोजन कंपाउंड का यौगिकों का कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त होती है। कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः परिवर्तित होती है। अगर एक्स वाई जेड का मान इनपुट करने पर, यह संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण में कार्बन एक्स और हाइड्रोजन वाई और नाइट्रोजन जेड है तो 2x प्लस वाई बाई 2 कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर, दहन करवाने पर एक्स CO2 वाई बाई 2 H2O और जेड बाई 2 N2 प्लस 2x प्लस वाई बाई 2 कॉपर। अल्प मात्रा में बने ऑक्साइडों को गर्म करने पर तार में प्रवाहित कर नाइट्रोजन में अपचयित कर दिया जाता है। इस प्रकार गैसीय हाइड्रोजन पोटेशियम के साथ एकत्रित कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अवशोषित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अवशोषित हो जाती है। नाइट्रोजन आशंकित गैजेटेड ट्यूब के ऊपरी भाग में एकत्रित हो जाते हैं। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है। कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है और नाइट्रोजन का आयतन V1 ml है। कक्ष का ताप T1 के और मानक ताप और दाब पर नाइट्रोजन का आयतन क्या होगा? T1 V1 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू T1, जहाँ इसका मान VmL है। माना कि इसका मान VmL है। T1 और V1 के दाब आयतन P1 तथा नाइट्रोजन के एकत्रित की गई वायुमंडलीय दाब से भिन्न है। P1 के संबंध किया जाता है तो P1 वायुमंडलीय दाब STP पर इतने ml, N2 का द्रव्यमान 28 ग्राम है। अतः STP VmL नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 इंटू V अपॉन 22,400 ग्राम। नाइट्रोजन का प्रतिशत इंटू 100 कर दें तो प्रतिशत ग्राम में आ जाएगा m। कैल्डोल विधि। कैल्डोल विधि, इस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फलस्वरूप यौगिक के नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम सल्फेट और नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। तब प्राप्त अम्लीय मिश्रण को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के आधिक्य के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया मुक्त होती है, NH3 बाहर निकलेगी, जिससे मानक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में के ज्ञात आयतन, अर्थात जो पैरामीटर जो सेटअप किए गए के आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। तत्पश्चात अवशोषित सल्फ्यूरिक अम्ल के क्षार के मानक विलयन द्वारा अनुमानित कर लिया जाता है। अम्ल के आरंभिक मात्रा तथा अभिक्रिया के बाद शेष मात्रा के बीच अंतर से अमोनिया के साथ अभिकृत अम्ल की मात्रा प्राप्त होती है। तब कार्बनिक यौगिक का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, दहन किया जाता है तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 और इसका जब NaOH के साथ दहन किया जाता है Na2SO4 और अमोनिया का मुक्त होती है, निर्जलीकरण होता है। और अमोनिया को जब H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो NH4 होल ट्वाइस SO4, माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m है, ग्राम है। जो ज्ञात पैमाने पैरामीटर दिए हुए हैं उनसे मात्राएं ज्ञात की जाती है। m मोलरता वाले H2SO4 जो कि आधिक्य में है उसका भार दिया हुआ है और H2SO4 से लिया गया आयतन VmL है। अवशिष्ट H2SO4 के अनुमान के हेतु प्रयुक्त m मोलरता के NaOH के साथ NaOH का आयतन V1 ml है तो m मोलरता V1 NaOH इक्वल टू m मोलरता का V1 बाई 2 ml H2SO4 के बराबर होगा। ठीक है, m मोलरता का V-V1 बाई 2 ml H2SO4 इक्वल टू m मोलरता का 2 V-V1 अपॉन V2 NH3 विलयन, जो कि अमोनिया का निष्कासन होगा। और अमोनिया को जब H2SO4 का मिलाया जाता है तो उसका आयतन भी आयतन से मात्रा ज्ञात की जाती है। 1 m NH3 के साथ 1000 ml की उपस्थिति में NH3 इक्वल टू 14 ग्राम नाइट्रोजन। 1 m NH3 विलयन का 2 इंटू 1 V1 बाई 2 ml इक्वल टू 14 इंटू m इंटू 2 इंटू V-V1 बाई 2 अपॉन 1000 ग्राम। अतः नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात की जा सकती है। हाइड्रोजन की मात्रा कैसे ज्ञात? कैरियस विधि द्वारा इसकी मात्रा ज्ञात की जाती है। कार्बनिक यौगिकों की निश्चित मात्रा को कैरियस नली
कैल्शियम नली कठोर कांच की नली होती है जिसे लेकर सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में संधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है। यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन इन परिस्थितियों में क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की ऑक्सीकरण हो जाते हैं, जबकि हैलोजन संगत सिल्वर हैलाइड AgX में परिवर्तित हो जाता है। अवक्षेप को छानकर सुखाने के बाद तौल लिया जाता है। माना कि यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है और प्राप्त AgX का द्रव्यमान m1 ग्राम है। 1 मोल AgX में 1 मोल X की मात्रा उपलब्ध है। m1g AgX के हैलोजन पर द्रव्यमान, अतः इसका द्रव्यमान X का परमाणुक द्रव्यमान इंटू m1g अपॉन AgX का आणविक द्रव्यमान, अर्थात m1g जो AgX का भार है, इसमें से X का परमाणु भार का द्रव्यमान अपॉन परमाणु का भार अपॉन अणु का भार का अनुपात, इससे गुणित टोटल भार से गुणित होने पर हैलोजन की मात्रा कब फाइंड आउट हो जाएगी और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है 2 इंटू 100। इसी प्रकार सल्फर की मात्रा ज्ञात करनी है तो कैल्शियम नली में कार्बनिक यौगिकों की ज्ञात मात्रा को संधूम नाइट्रिक अम्ल और सोडियम पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल के में सल्फर ऑक्सीकरण हो जाता है, अतः H2 में कन्वर्ट हो जाता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर से, जिसे बेरियम क्लोराइड के जलीय बेरियम का आधिक्य मिलाकर बेरियम क्लोराइड के साथ आधिक्य में मिलाकर बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कर जाता है। बेरियम SO4 अवक्षेप यदि फास्फोरस का Mg2P2O7 के रूप में आकलन किया जाए तो फास्फोरस का प्रतिशत C2M1 अपॉन 22 इंटू M का 100%। फास्फोरस का प्रतिशत याद करना है तो 100 इंटू 100 और इसके लिए P2 का द्रव्यमान M1 तथा जहाँ पर इनकी फास्फोरस का आकलन Mg2P2O7 के रूप में किया जाता है, जहाँ इसका मोलर द्रव्यमान 222 अवोगाद्रो नंबर के लिए कार्बनिक पदार्थों का द्रव्यमान M बने हुए और का द्रव्यमान M1 Mg2P2O7 यौगिक की उपस्थिति में दो फास्फोरस परमाणुओं का द्रव्यमान 62 है। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रात्मक ऑक्सीजन का मात्रा, अगर किसी भी यौगिक को जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको ऊष्मा के साथ दहन किया जाता है, O2 में कन्वर्जन होता है और अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे कार्बन का अगर किया जाता है तो CO के रूप में और I2O5 और कार्बन मोनोऑक्साइड का आधिक्य में I2 में कन्वर्जन होता है और 5CO2 गैस का निष्कासन होता है। अतः इनके मोलों की संख्याओं का सोल्व समीकरण स्थिरांक से इनकी मात्राएं ज्ञात की जा सकती है। कुछ इस प्रकार से 28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक निकलती है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जहाँ पर M क्या है कार्बन यौगिक का द्रव्यमान और M1 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, कार्बन यौगिक का द्रव्यमान और कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूले में इनपुट करके ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। थैंक यू।